बहुत ही गंभीर एक कानूनी त्रुटि है। दूसरी 161 का बयान अब तक न लेना, तीसरा 164 के बयान में देर करना, चौथी मेडिकल तत्काल न कराना, पांचवी घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण न करना, छठी इनसे जो गवाहों की सूची नहीं मांगना, तफ्तीश को बिल्कुल उदासीन होकर करना। ये सभी जानते हैं कि कुछ बच्चियों ने यह कहा कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ। अगर इस देश में दिल्ली में कानून का थोड़ा भी राज होता तो तत्काल एफआईआर दर्ज होता, एफआईआर दर्ज होता, नियमानुसार कार्रवाई होती। यहाँ स्थिति यह है कि एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्थिति है, दिल्ली की यह स्थिति है। आप तो आईपीएस रहे हैं, आपने कानून को बहुत करीब से देखा है। कानून के हिसाब से क्या है, खिलाड़ियों का पलड़ा भारी है या आरोपी का पलड़ा भारी है? कानून के हिसाब से यहाँ दिल्ली पुलिस अन्याय पर न्याय कर रही है। अभी हमने मालूम किया, देखा, मात्र 2 एफआईआर हुए हैं, 7 लोग उत्पीड़ित बताए जा रहे हैं। यह कानूनन संभव नहीं था। हर व्यक्ति का अलग, हर बच्ची का अलग एफआईआर होना चाहिए था। इन्होंने 7 लोगों का एफआईआर एक साथ क्लब कर दिया है, जो कानूनन गैर कानूनी है। मतलब 7 आरोपी है, 7 पीड़ित है तो 7 एफआईआर। 7, भाई, हर एक की घटना, हर बच्ची का अपना अपना, उसकी अलग कथा है, उसकी अलग गाथा है, उसका अलग संताप है। हर मामले में अलग एफआईआर होना चाहिए था। यहाँ आपने क्लब करके एफआईआर किया है, यह स्पष्टतया गैर कानूनी है। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है और कहाँ झोल है लीगल व्यवस्था में? क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं, आपने इस तरह के नियम कानून को करीब से देखा है। क्या दिल्ली पुलिस सारी जगह लूप होल छोड़ रही है? चार्जशीट 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, पॉक्सो एक्ट में भी मामला है, क्या गिरफ्तारी अंतिम सॉल्यूशन है इसमें? दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी उसकी कलई खुल गई है। 101, मैंने पूछा अभी बजरंग पूनिया से, उन्होंने कहा मात्र एक व्यक्ति का 164 हुआ है, किसी का 164 का बयान नहीं हुआ, 161 कुछ लोगों का हुआ है। बिल्कुल लचर स्थिति है। अब तक मेडिकल नहीं कराया गया है, क्लब करके एफआईआर लिखा गया है। सारी की सारी स्थितियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी और बचाव, अभियुक्त के बचाव की कार्रवाई दिख रही है और स्पष्ट रूप से दिख रही है। क्या पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी मैंडेटरी है या जमानत मिल जाती है बाहर से? पॉक्सो एक्ट में बेल मिलेगी। पॉक्सो एक्ट में बिना वादनी के सुने जमानत नहीं होती है। यहाँ जब गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद जमानत की नौबत कहाँ आएगी? यह गिरफ्तार तक नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि 90 दिन का मामला होता है, पुलिस चार्जशीट दायर करती है, आप पूरा कानूनी सिस्टम आईपीसी समझ रहे हैं, अगर इसमें चार्जशीट नहीं दाखिल होता है तो फिर क्या होगा मामले में? देखिए, इस मामले में अभियुक्तों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद दुखद है। आपको क्या लगता है, आप अगर मान लीजिए एक आईपीएस होते और आपके मामले में ये जांच होती तो आप क्या इनिशिएट करते? मैं यह मानता हूं कि ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित की बात सुननी चाहिए। अगर ये जैसे ब्रजभूषण कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं पीड़ित, अगर पीड़ित झूठ बोल रहे हैं, आप साक्ष्य को लाइए, सार्वजनिक कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरे खिलाफ, मेरी पत्नी के खिलाफ रेप का मुकदमा हुआ, फर्जी मुकदमा था, पुलिस ने साबित किया कि फर्जी मुकदमा है, लेकिन एफआईआर तो हुआ, कार्रवाई तो हुई। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं। अमिताभ जी, टाइमिंग का क्या कहेंगे? ये जो पीड़ितों का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो लंबा ड्यूरेशन है, क्या उस पर भी केस पर असर पड़ेगा? क्योंकि आरोपियों का जो आरोपी है उस पर ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, मतलब कोई 5 साल 6 साल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि लंबा टाइमिंग ड्यूरेशन है। देखिए, लंबे टाइम ड्यूरेशन का निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि जब प्रोसिक्यूशन की नौबत आएगी, जब कोर्ट में मामला जाएगा तो ये सवाल उठेगा। लेकिन यह पुलिस का मामला नहीं है, यह कोर्ट का मामला है। यह बिंदु अभियुक्त के पक्ष के होते हैं, इस मामले में भी होंगे। जो सच्चाई है कि विलंब से आपने एफआईआर कराया, यह प्रश्न चिन्ह होगा, लेकिन तत्काल में इनकी बातों को सुनना जरूरी है। तमाम ऐसे केस हुए हैं जिसमें लंबे अंतराल के बाद भी सजा हुई है। आपको क्या लगता है अमिताभ जी की क्या पुलिस मेजर जगह छोड़ रही है आरोपी के लिए, और कौन कौन सी जगह छोड़ रही है? पहली बात जो मैंने कही, 7 पीड़ित 2 एफआईआर, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर एक कानूनी त्रुटि है। दूसरी 161 का बयान अब तक न लेना, तीसरा 164 के बयान में देर करना, चौथी मेडिकल तत्काल न कराना, पांचवी घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण न करना, छठी इनसे जो गवाहों की सूची नहीं मांगना, तफ्तीश को बिल्कुल उदासीन होकर करना। ये सारी बातें हैं जो मुलजिमों के पक्ष में। आप ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप ह्यूमन राइट्स के भी एंगल को देखते हैं। क्या लग रहा है, इसे ये पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर? ये पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये पूरी तरह पॉलिटिकल प्रेशर से जुड़ा मामला है और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ही
इस तरह की लचर कार्रवाई हो रही। तो क्या पहलवानों से क्या बातचीत हुई आपकी? हमने पहलवानों को ये कहा है कि जंतर मंतर पर बैठने के साथ साथ आप इसके कानूनी पहलुओं को भी देखें, कानूनी टीम पर भी ध्यान दें और हर चीज़ की अपने पास एक कॉपी रखें। सिर्फ और सिर्फ कानूनी टीम पर न आधारित रहें, क्योंकि मुकदमे लंबे चलते हैं। आप इन मामलों को स्वयं देखें। कल को जंतर मंतर का रेला हट जाएगा, यह मेला हट जाएगा। कानून की लड़ाई कानून से लड़ाई, हमने उनको सलाह दी है, अपना नंबर दिया है और उन्हें कहा है कि अगर हमारे लायक कोई बात होगी तो हमें बताएंगे। योगी जी की भूमिका कुछ देख रहे हैं, चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से है और उनकी पार्टी से है, और कहा है कि योगी, अमित शाह और मोदी कहेंगे तभी इस्तीफा दूंगा। वो बड़े आदमी हैं और उनको पूरा संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। शरण सिंह के बारे में क्या कहिएगा? उनके क्षेत्र में आप काम किए हैं। मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, चूँकि आदमी व्यक्तिगत जो जानता है उन तथ्यों को सार्वजनिक साबित नहीं करता। यह जरूर है इस मामले में बच्चियों ने जो बात कही है उसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए उस पर उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ते मामला फर्जी आता है तो आप बच्चियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन विवेचना तो ढंग से करें। कह रहे हैं कुछ पॉलिटिकल राजनीति भी हो रही है, खिलाड़ी भी राजनीति कर रहे हैं अपने तरफ से। देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। राजनीति हो रही है, इसके कारण सच्चाई को नहीं समाप्त किया जा सकता।